Hello, good morning all of you. आज के इस वीडियो के माध्यम से अपन एक बार पुनः विधि द्वितीय वर्ष के लिए LLB पार्ट 2 के लिए अपने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अध्याय को आगे बढ़ाएंगे और एक बिल्कुल लेटेस्ट सब्जेक्ट जो या टॉपिक जो अपने सब्जेक्ट से रिलेट करता है वो है लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013। इस एक्ट को अपन डिस्कस करेंगे। इस एक्ट को डिस्कस करने से पहले मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करूंगा। कुछ चीज़ें देखो, लोकपाल और लोकायुक्त बिल 2013 को अपनी पार्लियामेंट ने पारित किया और इसको 1 जनवरी 2014 से राष्ट्रपति का अनुमोदन मिलने के बाद में इसने अधिनियम या कानून का रूप लिया है। तो सबसे पहली बात यह कि इस कानून को अपन क्यों अध्ययन करेंगे, तो इसका जवाब ये है कि देखो, ये कानून जो है वो भारत में लोक सेवकों द्वारा किसी भी प्रकार का कोई जो भ्रष्टाचार संबंधी आचरण किया जाता है या भ्रष्टाचारपूर्ण आचरण किया जाता है, उस आचरण की शिकायत लोकपाल को होगी और लोकपाल और लोकायुक्त जैसी संस्थाएं इसको अन्वेषण या जांच का कार्य करेंगे। लोकपाल अखिल भारतीय स्तर की लोक सेवकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की सुनवाई करने वाली संस्था है, जबकि लोकायुक्त राज्य स्तर की लोक सेवकों द्वारा भ्रष्टाचार के मामलों में एक अपेक्ष संस्था के रूप में काम करेगी। तो यहाँ ये कानून हमने 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बाद में इतने दशकों बाद बनाया है। तो अब तक के लोक सेवकों के विरुद्ध जो भ्रष्टाचार संबंधी आचरण के मुकदमे थे, मामले थे, उनकी सुनवाई करने की क्या व्यवस्था थी। तो देखो, अपने इन सामान्य न्यायालयों द्वारा इन भ्रष्टाचार संबंधी जो मुद्दे हैं उनको देखा जाता था या उनकी सुनवाई की जाती थी। और इसके लिए CBI केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो जो 1963 से अपने देश में इस्टेब्लिश है, और इसके अलावा CVC केंद्रीय सतर्कता आयोग सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जिसकी स्थापना 1964 में की थी। तो देखो, CBI और CVC की स्थापना संथानम समिति की रिपोर्ट के बाद में हुई थी और उसके बाद ये दोनों संस्थाएं भ्रष्टाचार संबंधी मामलों का अन्वेषण करने का काम करते थे या इन्वेस्टिगेशन के जरिए सबूत जुटाने का काम करते थे, और इनके विरुद्ध सुनवाई जो है वो अपने कॉमन कोर्ट्स में होती थी। तो यहाँ देखो, ये सिलसिला जो है उस संबंध में अपन कुछ डिस्कस करना चाहें तो मैं आपको बता दूं कि 1960 के आसपास अपने देश में कुछ स्टडीज ऐसी हुई थी और उन स्टडीज़ के बाद में अपने को इस ओर ध्यान देने के लिए कई सिफारिशें मिली भी थी। इस कड़ी में सबसे पहले अपन अगर ध्यान दें तो संथानम समिति ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को 1963 में सौंपी थी, और संथानम समिति ने अपनी रिपोर्ट में ये सुझाव दिया था कि भारत में अखिल भारतीय स्तर पर लोक सेवकों द्वारा जो दुराचार किए जाते हैं या भ्रष्टाचार जैसे आचरण को अंजाम दिया जाता है, तो उनकी सुनवाई के लिए अपने पास एक अलग से न्यायिक सिस्टम होना चाहिए। लेकिन संथानम समिति ने अपनी रिपोर्ट में, अपनी प्रतिवेदन में इस प्रकार की किसी संस्था का नाम नहीं लिखा था कि ये कैसी बॉडी अपन इस्टेब्लिश करेंगे, उसका नाम क्या होगा, कौन उसके पदाधिकारी होंगे। तो केवल एक संस्था की स्थापना होने की रिकमेंडेशन देके संथानम समिति ने इस बात को छोड़ दिया था। इसके बाद में अपने देश की हिस्ट्री में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्मेशन की कड़ी में या प्रशासनिक सुधार की कड़ी में अब तक 2 प्रशासनिक सुधार आयोग या एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्मेटिव कमीशन या ARC का गठन किया गया है। पहला जो ARC है उसका गठन जो है 1966 में अपने पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में किया गया था, जबकि दूसरा जो प्रशासनिक सुधार आयोग है उसका गठन जो है वर्ष 2007 में वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में किया था। स्वतंत्र भारत के इतिहास में अभी तक प्रशासनिक दिशा में सुधार के लिए 2 प्रशासनिक सुधार आयोगों ने ही अपने सुझाव या सिफारिशें प्रस्तुत की हैं, या यूँ कहें कि अभी तक 2 ही जो प्रशासनिक सुधार आयोग है वो अपने देश में गठित किए गए हैं।
तो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने लोक सेवकों द्वारा किए जाने वाले भ्रष्टाचार संबंधी आचरणों को नियंत्रित करने के लिए कुछ स्पेशल संस्थाओं का सुझाव दिया था, या इस संबंध में भारत से बाहर भी कुछ संस्थाओं की स्टडी की गई थी, जिसमें जैसे अपन नाम लें तो फ्रांस के ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेशन संस्था या फ्रांस के प्रशासनिक न्यायालयों का अध्ययन किया गया था। उसके अलावा जो है स्वीडन की ओम्बड्समैन संस्था का अध्ययन किया गया था। इसके अलावा यूएसएसआर सोवियत संघ इलाके में जो एडवोकेट जनरल है, लोक सेवकों के भ्रष्टाचार के विरुद्ध सुनवाई करने वाली संस्था, उसका भी अध्ययन किया गया था। तो भारत से बाहर जिन महत्वपूर्ण राष्ट्रों में लोक सेवकों के आचरण को नियंत्रित करने के लिए पृथक से संस्थाएं थी या जिन राष्ट्रों को अच्छा अनुभव था, उन सभी राष्ट्रों की संस्थाओं का अध्ययन किया गया। और उन संस्थाओं का अध्ययन करने के बाद में भारत के लिए फर्स्ट एआरसी ने स्वीडन की ओम्बड्समैन संस्था को अनुकूल माना और अपने सुझाव में ये कहा कि हमें स्वीडन की तरह या स्वीडन की ओम्बड्समैन की तर्ज पर भारत में लोकपाल की संस्था का गठन करना चाहिए। ये 1966 में रिकमेंडेशन पहली बार भारत सरकार को मिला था। उसके बाद में अपने पार्लियामेंट में एक के बाद एक जो लोकपाल बिल प्रस्तुत किए गए, वो बार बार पार्लियामेंट में खारिज होते रहे और मोर देन 10 टाइम्स, 10 से भी ज़्यादा बार इस बिल की विफलता के बाद में 2013 में हमारी पार्लियामेंट इसको पारित करने में सफल रही है। हालांकि जैसे इस एक्ट को या इस संस्था को स्टडी करने से पहले ही मैं इसका कंक्लूजन जो आपको देना चाहता हूँ वो ये है कि इस संस्था का जो गठन इस कानून के तहत किया गया है, वो गठन अब भी अपने राष्ट्र के अनुकूल नहीं है, क्योंकि इस अधिनियम में ऐसी बहुत सारी खामियां रखी गई हैं जिसमें लोक सेवक के तौर पर कोई मिनिस्टर हो या चाहे सार्वजनिक पदाधिकारी हो, उन सब के बच निकलने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। अधिनियम को शुरू करने से पहले मैं आपको एक पुराने लोकपाल बिल के बारे में और चर्चा करना चाहूँगा। 1970 से लेकर 2013 के बीच में 11 बार जो लोकपाल बिल रखा गया, उनमें अब तक सबसे सशक्त लोकपाल बिल जो है वो 1998 में अटल बिहारी सरकार द्वारा रखा गया था। और एक्चुअल में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने वाले बहुत सारे कड़े नियमों को उसमें रखा गया था, जबकि ये जो बिल है इसमें डिफेंस या लोक सेवकों के लिए बचाव के बहुत सारे मार्ग दिए गए हैं। दूसरी बात, 2013 का जो लोकपाल बिल है ये पार्लियामेंट की विल पर कम पारित हुआ है और अपन जिसको अपन कहते हैं सिटीजन चार्टर, नागरिक अधिकार पत्रों के द्वारा जो दबाव है वो इसका बड़ा कारण रहा है। इसमें अपन सब जानते हैं कि जैसे महाराष्ट्र के कोरेगांव से जो आंदोलन चला था, अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल, प्रशांत भूषण, किरण बेदी, इन सब के नेतृत्व में जो आंदोलन चला था, उस आंदोलन के परिणाम स्वरूप ये बिल पारित हुआ है। तो कुल मिलाकर हम इसके पीछे सिटीजन चार्टर्स का दबाव मानते हैं। तो देखो, वो एक अन्ना हजारे के नेतृत्व वाले टीम ने जो बिल बनाया था वो जन लोकपाल बिल था और उसमें काफ़ी कुछ अच्छे प्रावधान जो है वो सरकार को सुझाए थे। जबकि ये जो अधिनियम है ये सरकारी लोकपाल बिल के रूप में तत्कालीन सरकार ने रखा था, तो अभी जो कानून है वो सरकारी लोकपाल बिल के रूप में है, न कि उस नागरिक अधिकार पत्र के रूप में जिस लोकपाल बिल को उन लोगों ने रखा था। तो यहाँ पहली बात यह है कि इसको डिस्कस करें, उससे पहले हमें इसके हर एक प्रोविज़न को इस नज़र से देखना है कि कौन से प्रावधान में क्या कमी रही है, क्योंकि अभी तक ये जो कानून है वो अपने देश में परफेक्टली काम करना शुरू नहीं किया। इस कानून ने आगे अपने को संभावित सफलता इस कानून के माध्यम से मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसको अपन
डिस्कस करें या इसका विश्लेषण करें, इसके लिए हर एक प्रोविजन का क्रिटिसिज्म या उसकी आलोचना है वो अपने को अवश्य देखनी है। तो यहाँ स्टेप बाय स्टेप अपन एज ए लॉ स्टूडेंट अपनी एग्जाम के एंगल को ध्यान में रखते हुए एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। बाकी देखो ये आपके एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में नहीं है, जितनी भी प्रकार की सिविल सर्विसेज के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन स्टेट और सेंट्रल लेवल पे होती हैं, उन सब के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कानून है। तो यहाँ देखिए अपन इसमें सबसे पहले डिस्कस करेंगे पहला चैप्टर जो है भाग 1, या इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो कानून है, इस कानून में कुल 63 धाराएं हैं, 15 अध्याय हैं। तो 15 अध्यायों में इन 63 धाराओं को अपन डिस्कस करेंगे। तो इसमें पहले भाग में या पहले चैप्टर में जो प्रारंभिक इंट्रोडक्शन है, उसमें अपन जो डिस्कस करेंगे वो सवालों में पहला सवाल है, देखिए आपके सामने स्क्रीन पर है, आप इन सवालों का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अपने आप में परफेक्ट नोट है एग्जाम की दृष्टि से। तो पहला सवाल देखिए, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 को कब पारित किया गया? तो देखिए इसका उत्तर है, इस अधिनियम को संसद द्वारा 1 जनवरी 2014 को अधिनियमित किया गया। और ये 2014 में अपने पार्लियामेंट द्वारा जो कानून अधिनियमित किए गए या पारित किए गए, उनमें पहला कानून था, या 2014 का पार्लियामेंट्री लॉज में पहला लॉ जो है वो है लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013। तो देखो दिसंबर 2013 तक पार्लियामेंट के दोनों सदनों ने इसको बहुमत से अनुमोदित कर दिया था, और भारत के राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर या अनुमोदन जो है वो कब किया है? 1 जनवरी 2014 को। तो देखिए यहाँ इसके आगे 2013 अपन लिख रहे हैं, इसका मतलब ये कि पार्लियामेंट ने मेजोरिटी से इस अधिनियम को समर्थन दे दिया था दिसंबर 2013 में, और उसके बाद केवल एक फॉर्मेलिटी के रूप में राष्ट्रपति का हस्ताक्षर बचा था, जो 1 जनवरी 2014 को हो गया था। दूसरा सवाल आप इसमें देखिए, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 का उद्देश्य क्या है? तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम जिस कानून को पढ़ने जा रहे हैं, जब तक उसको पारित करने के पीछे उसका ऑब्जेक्ट अपने दिमाग में नहीं होगा, तब तक उस कानून को अपन ठीक से पढ़ नहीं पाएंगे। तो यहाँ देखिए इसका पूरा जवाब जो है वो इस स्लाइड में आपके सामने मौजूद है। 1 बाय 1 एक एक कंटेंट को अपन डिस्कस करेंगे। तो देखिए इसका उद्देश्य है कतिपय लोककृत्य कार्यों के विरुद्ध। तो यहाँ देखिए कतिपय लोककृत्य कार्यों के विरुद्ध, इसका मतलब ये है कि लोक कर्तव्यों को करने वाले या लोक कृत्यों को करने वाले सभी प्राधिकारियों पर ये कानून लागू नहीं होता है। पहला वर्ड इसमें कतिपय, इसका मतलब है कि सभी लोक कृत्य कार्यों के विरुद्ध भ्रष्टाचार संबंधी आचरणों की जांच की छुट्टी संस्था को नहीं है। तो ओपनिंग में ही इसमें देखो संदेहास्पद स्थिति रखी गई है। तो इसमें देखो कतिपय लोक कृत्य कार्यों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के अभिकथनों की जांच करने हेतु संघ के लिए एक लोकपाल और राज्यों के लिए लोकायुक्त के निकाय की स्थापना, उनसे संबंधित आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने तथा भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय का समर्थन करते हुए सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करने वाले लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना करना आदि इस अधिनियम के महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। तो देखिए ये कह रहा है कि इस एक्ट का उद्देश्य ये है कि राज्यों में एक लोकायुक्त नाम की संस्था हो और केंद्र में एक लोकपाल नाम की संस्था हो, जो एक तरह से राज्य और केंद्र में लोक सेवकों के भ्रष्टाचार संबंधी आचरण के मामले में एक अपेक्स बॉडी या संस्था के रूप में काम करेंगे। और इस प्रकार का यूएन द्वारा एक अभिसमय या कन्वेंशन जो है वो पहले जारी किया गया था कि लोक सेवकों पर भ्रष्टाचार का पर अंकुश लगाने के लिए सभी राष्ट्रों के पास एक ऑटोनोमस या स्वतंत्र निकाय होना चाहिए, और उसी अभिसमय को ध्यान में रखते हुए उसी को सपोर्ट करने के लिए भारत सरकार ने इस लोकपाल बिल को पारित किया है। दूसरी बात, इसमें स्वच्छ तथा उत्तरदायी शासन के लिए सरकार की प्रतिबद्धता, भ्रष्टाचार के कार्यों को रोकने और दंडित करने वाले प्रभावी निकायों में परिवर्तन करने, संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के अधिक प्रभावी क्रियान्वयन हेतु भ्रष्टाचार के मामलों में तत्परता से
निष्पक्ष अन्वेषण और अभियोजन की व्यवस्था करना इस अधिनियम का दूसरा उद्देश्य है। तो देखिए यहाँ इसमें लोकपाल और लोकायुक्त की जो स्थापना है वो क्यों की जाएगी, तो इसके दूसरे ऑब्जेक्ट सेंटेंस में मैंने इसको लिखा है कि राष्ट्र के भीतर या राज्य के भीतर स्वच्छ और उत्तरदायी शासन स्थापित हो, सरकारें जो हैं वो लोक सेवाओं के लिए प्रतिबद्ध हो, भ्रष्टाचार के ऊपर अंकुश हो, या फिर जो भ्रष्टाचारियों को दंड देने वाली संस्थाएं हैं वो और ज़्यादा सशक्त हो, या इंटरनेशनल ट्रेंड में जिस प्रकार की भ्रष्टाचार पर अंकुश करने वाली संस्थाओं की आवश्यकताएं या नीड्स बढ़ती जा रही है, उस नीड्स को पूरा करने की कड़ी में राष्ट्र को जो कदम उठाना चाहिए वो एक कदम है ये। और भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध अन्वेषण और अभियोजन जो है वो बिल्कुल निष्पक्ष और स्वतंत्र होना चाहिए। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ये जो अधिनियम है, इस अधिनियम का महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि राज्यों में लोकायुक्तों की और केंद्र में लोकपाल की स्थापना कर भ्रष्टाचार में लिप्त जो लोक सेवक हैं या पब्लिक सर्वेंट हैं उनके विरुद्ध निष्पक्ष जांच की जाए और उनको उनके अपराध के अनुकूल दंड दिया जाए। इसके लिए सरकार स्वच्छ और उत्तरदायी शासन के लिए प्रतिबद्ध हो। ये सारे उद्देश्य जो हैं वो इस अधिनियम के हैं। तो इस प्रकार हमने ये दूसरा जो सवाल है वो इस संस्था के उद्देश्यों के ऊपर अध्ययन किया है। दूसरा जो देखिए इसमें आप देखना चाहेंगे, अगली जो चीज़ आपको देखनी है वो ऑब्जेक्ट कथन में आ गया। फिर अगली स्लाइड में अपन इस चीज़ को अध्ययन करेंगे। तो ये जो मैंने पहली बात आपको बताई है कि इसका उद्देश्य क्या है, ये चीज़ मैंने आपको बता दी है। तो इस वीडियो में अपन इतना ही देखेंगे। थैंक यू सो मच।